फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला वंस अगेन। आज के इस एमबीबीएस अब्रॉड सीरीज में जिस कंट्री को हमने कवर किया है दैट इज फिलीपींस। फिलीपींस को लेकर के इस पूरे वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे और सब कुछ समझेंगे, इन एंड आउट्स एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर रिगार्डिंग फिलीपींस एमबीबीएस और एमडी एडमिशन। इससे पहले कि हम लोग डिटेल डिस्कशन में जाएं, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने ऑरेंज है, ऑरेंज के अंदर में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन दैट इज सी। उसके बाद बनाना में सबसे ज्यादा आयरन या पोटेशियम पाया जाता है, और उसके बाद एप्पल के अंदर में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है दैट इज विटामिन सी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिलीपींस जैसी कंट्री के डिस्कशन में एमबीबीएस अब्रॉड में इस फ्रूट्स और विटामिन मिनरल्स का क्या काम। तो इसको समझने के लिए आप लास्ट तक यह वीडियो देखिए, आपको इस एग्जाम्पल का मतलब समझ में आ जाएगा कि व्हाई आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल। तो अगर फिलीपींस जाना है तो फिलीपींस जाने के लिए डिसाइड भी आपको करना है, लेकिन आप डिसाइड कब कर पाएंगे? आप तभी कर पाएंगे जब आपके सामने पूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसकी अवेलेबल रहेगी। इसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या निगेटिव पॉइंट है, क्या एडवांटेजेज है, क्या डिसएडवांटेजेज है। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप खुद से डिसाइड नहीं कर पाओगे। बट कहीं तो यही होता रहेगा कि आपको फोन आएगा और फोन आकर के फोन पर आपको कुछ भी समझाया जाएगा और आप उसी बात को मानोगे और उसी बात पर आप आकर के डिसाइड कर लोगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिलीपींस पे। फिलीपींस में जो थ्रू आउट द टेम्परेचर होता है वो होता है ट्रॉपिकल टेम्परेचर, और ट्रॉपिकल टेम्परेचर करने का मतलब कि पूरे साल वहां पर लगभग गर्मी जैसा मौसम होता है। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज जो फिलीपींस का मेनली है दैट इज फिलिपाइनो। वैसे तो मोर देन 100 लैंग्वेज फिलीपींस में बोली जाती है, बट फिलिपाइनो इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन ओवर देयर इन फिलीपींस। जनरली 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में है, और इस 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी कंट्रीज में अपना अपना लैंग्वेज है। उसी तरीके से फिलीपींस में भी है। लेकिन जैसे कि बाकी कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है अपार्ट फ्रॉम देयर नेटिव लैंग्वेज, जैसे इंडिया में भी हिंदी के अलावा लोग इंग्लिश बोलते हैं, या कई सारी ऐसी कंट्रीज है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, बांग्लादेश है। तो उसी तरीके से फिलीपाइंस के अंदर में भी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। अब जो कॉलेजेज एफिलिएटेड है एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, लगभग 36 कॉलेजेज यानी यूनिवर्सिटी जो है फिलीपाइंस के अंदर में या फिलीपींस के अंदर में एफिलिएटेड है, जिसमें 30% कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज हैं और मोर देन 70% कॉलेजेज जो लिस्टेड है वो वहां की प्राइवेट कॉलेजेज है। नाउ द टीचिंग मीडियम इज इंग्लिश, जैसे कि रशिया, यूक्रेन या पोलैंड या जॉर्जिया, इन सब कंट्रीज में इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। उसी तरीके से फिलीपींस में भी है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज एंट्रेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंट्रेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के वैसे तो कई सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं, लेकिन सब में कुछ न कुछ कंफ्यूजन है। मैं आपको बता दूं कि 2 टाइप्स ऑफ एंट्रेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। द फर्स्ट वन इज 10+2 के लेवल पे, और द सेकेंड वन इज आपके ग्रेजुएशन लेवल पे। द 10+2 लेवल पे अगर आप फिलीपींस में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको 1.5 ईयर्स मिनिमम या 2 ईयर्स का बीएस प्रोग्राम करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको वहां का एंट्रेंस एग्जाम है दैट इज एनमेट, वो आपको देना पड़ेगा। एनमेट एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आपको 4 ईयर्स का एमडी प्रोग्राम है वो करना पड़ता है, और उसको कंप्लीट करने के बाद 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है जो आपको इंडिया में आने के बाद यहाँ का लाइसेंसिंग टेस्ट जो एफएमजी का है या जो आने वाले समय में नेक्स्ट हो जाएगा, उसको पास करने के बाद 1 साल का इंटर्नशिप यहाँ पर करना मैंडेटरी होता है। ये अभी तक का शेड्यूल था और अभी तक का प्रोग्राम है। अब इसमें एक कंफ्यूजन जो नया क्रिएट हुआ है उसको हम थोड़ा आगे देखेंगे। तो अगर 1.5 ईयर्स का अगर बीएस है और 4 ईयर का एमडी है तो 5.5 ईयर प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, इट इंक्लूड्स टोटल ऑफ 6.5 ईयर्स, यानी 6.5 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली आपका जो है मिनिमम ड्यूरेशन वो लगना है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप के साथ। सेकेंड जो है दैट इज ग्रेजुएशन लेवल पे। ग्रेजुएशन लेवल पर क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया इंडिया में, अगर आप ग्रेजुएटेड हो किसी भी एक्सट्रीम से, बायोलॉजी के यानी बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बी फार्मा कर रखा है, या कोई भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन में, तो आप वहां पर बीएस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल, मतलब बीएस आपका कंप्लीट माना जाता है। आपकी डायरेक्ट एंट्री एमडी प्रोग्राम में होती है एनमेट एग्जाम के बाद। आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन एनमेट एग्जाम के लिए करते हैं, एनमेट का एग्जाम देते हैं फिलीपींस जाकर के, और वहां जाने के बाद एग्जाम देने के बाद आपका जो रिजल्ट आता है उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होता है 4 साल के एमडी में प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप को लेकर के। तो ये टोटल कोर्स ड्यूरेशन ग्रेजुएशन लेवल पे आपका 5 इयर्स का हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है
कि अभी रिसेंटली 30 जुलाई 2020 को एक नोटिस आई एमसीआई की तरफ से, एक सर्कुलेट किया गया। उसमें यह बताया गया कि बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस और चाइना, ये 4 कंट्री ऐसी हैं जहां का इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड माना जाता है। पहले जो सिचुएशन होता था वो होता था कि आप 2 इयर्स का बीएस प्रोग्राम, 4 ईयर का एमबीबीएस और 1 साल यहां बच्चे आकर के इंटर्नशिप करते थे। लेकिन जब से ये नोटिस यानी सर्कुलेट हुआ तो कई लोगों ने यह बताना शुरू कर दिया कि जो फिलीपाइंस का जो 4 ईयर का एमडी प्रोग्राम है उसमें जो 4th ईयर है वो फिलीपींस का इंटर्नशिप है। लेकिन ऐसी कहीं भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ इंफॉर्मेशन आपको ना फिलीपींस के साइट पे मिलेगी और ना ही आपको एमसीआई क्लियर करने वाला है। क्योंकि जब भी मैं आपको बताऊं, हमने कई बार यह सवाल मेल लेकर के एमसीआई से पूछने की कोशिश करी 30 जुलाई के बाद, और हमने फोन भी किया तो वहां पर कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन, यानी उनको भी नहीं पता था कि वहां का जो 4 इयर्स के बाद 4th ईयर विल बी इंक्लूडेड और नॉट। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक आप ये मान करके चलिए कि जो 4th ईयर प्लस 1 ईयर ऑफ जो इंटर्नशिप है दैट इज मैंडेटरी। क्योंकि यहाँ पर जो कंसल्टेंट हैं एक्चुअली इवन दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर, उनको भी नहीं पता है कि 4th ईयर के ही इंटर्नशिप के साथ इंक्लूडेड है। कई लोग इसको क्लर्कशिप बता करके भी प्रमोट कर रहे हैं कि लास्ट ईयर इज क्लर्कशिप। क्लर्कशिप आपका इंटर्नशिप हो जाता है, लेकिन क्लर्कशिप इज जस्ट लाइक क्लिनिकल रोटेशनशिप लाइक अदर कंट्रीज में होता है। जैसे इंडिया में लास्ट का जो 2 इयर्स है वो क्लिनिकल रोटेशन है, रशिया के अंदर में, यूक्रेन के अंदर में 3 इयर्स दैट इज क्लिनिकल रोटेशन, उसको यहाँ पर क्लर्कशिप बताया जा रहा है। तो इसमें कंफ्यूजन है, आप इसको क्लियर करिएगा जब भी जाइएगा अपने लेवल पर। एमसीआई की तरफ से, एमसीआई अगर आपको बोलती है तो आप उनसे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के रूप में मांगिएगा कुछ वैसा, क्योंकि बाद में चल करके आपको प्रॉब्लम न हो। नहीं तो अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन एमबीबीएस कोर्स प्रोग्राम इन फिलीपींस, 6.5 या 7 इयर्स। अगर 2 साल का बीएस प्रोग्राम हो गया तो ये 7 इयर्स का हो जाएगा। 1 ईयर का जो बीएस प्रोग्राम है वो लीगल नहीं है, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। अगर 2 सेमेस्टर वाला 1 ईयर का बीएस प्रोग्राम कोई कॉलेज अगर आपको फिलीपींस में बता रहा है दैट इज इलीगल, उसमें तो आपको बिल्कुल एडमिशन नहीं लेना है। अब समझते हैं एनमेट एग्जाम को। एनमेट को लेकर के भी बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रखा है कि यह टफेस्ट एग्जाम है या इजी एग्जाम है। एनमेट को समझने के लिए नीट को पहले समझते हैं। क्या है कि हर बाहर जाने वाला एमबीबीएस अब्रॉड वाला बच्चा नीट तो देता ही है। अब नीट को भी 2 तरीके से कहा जा सकता है, नीट टफेस्ट एग्जाम है या नीट इजीएस्ट एग्जाम है। समझिए कैसे। अगर मैं ये कहूं कि नीट के अंदर में आपको गवर्नमेंट कॉलेज फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है कि यू विल हैव टू स्कोर मोर देन 550, 580 या 600, यानी 90% के आसपास आपको स्कोर करना होगा। तो इस आपके लिए यह टफेस्ट एग्जाम बन जाएगा। सेकेंड, अगर मैं आपको कहूं कि नीट के अंदर में ओनली 50 परसेंटाइल आपको स्कोर करना है तो और बहुत इजी है, क्योंकि 50 परसेंटाइल नीट का मतलब होता है जस्ट 130 मार्क्स या 135 मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर हैं, और अगर आप SC/ST कैटेगरी के अंदर हैं तो 100 मार्क्स इज द मैक्सिमम, 110 मार्क्स इज द मैक्सिमम क्वालिफाई करने के लिए। तो 110 और 130 स्कोर करना इज वेरी इजी। तो अब आप नीट को अगर समझा रहे हैं तो इस फॉर्मेट में बोल सकते हैं कि नीट बहुत इजी एग्जाम है और 50 परसेंटाइल अगर आप लाते हो और कोई भी लेकर के आ जाता है तो आप इसको पास कर जाते हो। इट डजंट मीन कि आपको कॉलेज अलॉट, जो टॉप लेवल के इंडिया के कॉलेज हैं 600 वाले या 500 वाले प्राइवेट कॉलेजेस लाइक मणिपाल वगैरह, वो आपको अलॉट हो जाएंगे। सिमिलरली एनमेट के अंदर में भी सेम प्रोसीजर है, 40 to 45 परसेंटाइल इज द क्वालिफाइंग मार्क्स। लेकिन अगर वहां के टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अगर आपको पढ़ना है तो विल हैव टू स्कोर अप्रोक्सीमेटली 90 परसेंटाइल प्लस मार्क्स। तो ये बोलने का एक तरीका है जिस तरीके से आपको समझाया जाता है। आप 40-45 परसेंटाइल पर अगर स्कोर कर रहे हैं तो वहां आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलेगी, और उसमें भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में द लोअर स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी दैट यू विल गेट, जिसका कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम से कम 30 लाख से 35 लाख 35 लाख के आसपास आपको आने वाला है। अब नंबर ऑफ सीट को लेकर के समझते हैं। फिलीपाइंस के अंदर में इंडिया से जो भी बच्चा जाता है, जो एनमेट क्लियर करता है, 99% बच्चों का एडमिशन वहां पर प्राइवेट कॉलेज में होता है, क्योंकि इट इज जस्ट इम्पॉसिबल टू स्कोर मोर देन 90 परसेंटाइल एंड टू गेट एनी सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज। तो वहां पर क्या है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में एमबीबीएस की सीट 250 है
तो उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बीएस प्रोग्राम के अंदर में सीट होता है। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी में अगर 200 सीट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 250 300 सीट्स है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, अप्रॉक्स 600 to 900 सीट्स वहां पर बीएस प्रोग्राम में होता है। तो माई करियर पाठशाला जब आपका एमबीबीएस अब्रॉड फिलीपींस में एडमिशन प्रोसीजर करती है, तो हमारा क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करता हूँ। जब भी आप हमारे पास आएंगे, we will take your documents and we will enroll for your BS program over there in Philippines। फिलीपींस में हम क्या करेंगे कि जो बीएस प्रोग्राम में किसी भी यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं, वो यूनिवर्सिटी में हम जाकर के आपका बीएस प्रोग्राम में एडमिशन करा देंगे। बीएस प्रोग्राम में एडमिशन कराने के बाद यहाँ पर हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है और आपकी जिम्मेवारी स्टार्ट होती है, बिकॉज क्योंकि अब आपको जितने भी बीएस प्रोग्राम में बच्चे वहां पर एडमिशंस में इनरोल्ड हुए होंगे, उनमें से आपको एक अच्छा स्कोर करना होगा और अच्छा स्कोर करने के बाद एनमेट क्वालिफाई करके आपको जो है कॉलेज के अंदर में एंट्री लेनी होगी। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कई सारे कॉलेजेस में लिमिटेड है, कुछ जो BC ग्रेड के वहां के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, वहां 500 बच्चे हैं तो 500 को भी इनरोल कर दिया जाता है। वो लास्ट ईयर में जाके देखा जाएगा कि डिग्री कैसे दी जाएगी। नाउ द फी स्ट्रक्चर को लेकर के आपको बता दूं कि अगर आप टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज में यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जो अच्छे कुछ कॉलेजेज हैं, कुछ ही अच्छे कॉलेजेज हैं, 4 और 5 उससे ज्यादा नहीं, उसमें अगर आप किसी में भी इनरोलमेंट कराते हो तो जो टोटल कॉस्ट आपका जो 6 ईयर इंक्लूडिंग बीएस एवरीथिंग आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 40 लाख के आसपास का कॉस्ट एक्सपेंस आएगा, क्योंकि वहां पर लिविंग कॉस्ट एक्सपेंस बहुत हाई है। तो इतना बजट अगर आपके पास है तो फिलीपाइंस में एडमिशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, जो बीएस प्रोग्राम होता है फिलीपाइंस का, एक्चुअली में कई सारे लोग जो हैं इसको बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, हैवी चार्ज करते हैं। जैसे आप देखना कि कई सारे लोग जब आपको पैकेज भेज रहे होंगे तो जो बीएस प्रोग्राम का चार्ज होगा वो 8 लाख से लेकर के 9 लाख 7 लाख 6 लाख होगा। उसके बाद वो कंसल्टेंसी चार्ज भी ऊपर से चार्ज करते हैं। लेकिन सेकेंड ईयर से जब आपके एमडी प्रोग्राम में एंट्री होगी, मतलब 4 साल का, उसकी फीस 2.5 लाख से 3 लाख 3.5 लाख रुपए के आसपास होती है। तो बीएस जो कि मेडिकल प्रोफेशन का कोर्स नहीं है, इज जस्ट लाइक लेस देन अ सिंपल ग्रेजुएशन ओवर देयर इन फिलीपींस, उसके 7 to 8 लाख रुपीस का चार्ज नहीं होता है। वो सारा उसमें 90% ऑफ द प्रॉफिट, उसका जो फीस होता है वो कंसल्टेंट अपने पास रख लेते हैं। कुछ जेन्युइन लोग हैं इंडिया में जो बहुत बीएस प्रोग्राम के अंदर में कम चार्ज करते हैं, जैसे वहां पर हार्डली इंडियन करेंसी में 80,000 to 1 लाख 1,20,000 का चार्ज होता है, पूरा फुल कोर्स का उतना ही चार्ज करते हैं। लेकिन कई सारे लोग जो 8 लाख 9 लाख का चार्ज करते हैं वो पूरा पैसा अपने पास रखते हैं और ऊपर से कंसल्टेंसी चार्ज भी आपसे टारगेट करते हैं। तो आपको यह चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप जब भी जाएं तो इस कोर्स प्रोग्राम को, इस फी स्ट्रक्चर को जरूर अपने लेवल पर चेक करके देखें। 1 ईयर का जो बीएस प्रोग्राम इंडिया में जो रन किया जाता है एनमेट के नाम पे या किसी भी तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम में, मैं कहूं तो डायरेक्टली मनी कलेक्शन सेंटर खोला गया है। क्योंकि क्या है कि 8 लाख से 9 लाख रुपीस का जो अमाउंट है वो कोई भी यूनिवर्सिटी अपने अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं लेगी। जब फीस 1 लाख रुपीस की बीएस प्रोग्राम की होगी तो वाई सम यूनिवर्सिटी विल टेक 8 लाख to 9 लाख रुपीज इन देयर यूनिवर्सिटी अकाउंट। वो अपने जो गवर्नमेंट के इनकम टैक्स है उनको कहां दिखाएगी। तो प्रॉब्लम यही है, यहां पर आपसे मोटा पैसा वसूला जाए कोचिंग के नाम पर, 1 साल के नाम पर, उसके लिए कलेक्शन सेंटर को खोल करके एनमेट कोचिंग के नाम में कन्वर्ट किया गया है। अब नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हु इज बेनिफिटेड मोर, स्टूडेंट और कंसल्टेंट। सी एक्चुअली यहां पर ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट जब फिलीपींस में कोई एडमिशन होता है तो कंसल्टेंट इज मोर बेनिफिटेड। स्टूडेंट का जो रिस्क है वो बहुत हायर एंड पे होता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में यानी फिलीपींस के अंदर में, कंट्री में आप बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो तो बीएस प्रोग्राम इज नॉट कि आपने एमबीबीएस में एडमिशन लिया। आपको 1.5 साल से 2 साल जाकर के वहां पर उस प्रोग्राम को पढ़ना है, स्ट्रगल करना है, एनमेट का एग्जाम देना है और तब जाकर के आपको वहां पर एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगी। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंडिया में आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो, आप 11th और 12th में इंडिया में आपने एडमिशन ले लिया, 11th में आपने नीट की कोई कोचिंग सेंटर पकड़ ली और 12th पास करते करते नीट का कोचिंग दे रहे हो और कोचिंग में पास करने के बाद आपको कॉलेज का अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब आप इंडिया से बाहर निकल करके जाते हैं, अगर आप स्कोरर हैं, अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हैं 120, 30, 40, 200, 250 मार्क्स, तो आप यह रिस्क मत लीजिए कि आप फिलीपींस में बीएस प्रोग्राम में एंट्री लीजिए और वहां के एनमेट के लिए चैलेंज कीजिए।
क्योंकि आप यहां पर भी जब नीट के अंदर में अगर आपने 400 500 का स्कोर किया है, आप 6.5 इयर्स का पोस्ट ड्यूरेशन करने के लिए प्रोग्राम में रेडी हो, आपके पास 40 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, तो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं बीएस प्रोग्राम में। क्योंकि अगर आपने नीट में 400 स्कोर किया है, 450 स्कोर किया है, तो डेफिनेटली वहां पर भी आप एनमेट के अंदर में एक अच्छा स्कोर करोगे। तो अगर आप इस लेवल पे हो तो आपको इस प्रोग्राम को सेलेक्ट करना चाहिए, यानी इस कंट्री को सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप जस्ट क्वालिफाई कर रहे हो, आपके मार्क्स बिलो देन एवरेज हैं, तो आप एक टेस्ट को छोड़ करके और दूसरे टेस्ट में मतलब एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लेना और उससे पहले किसी बीएस प्रोग्राम में एडमिशन ले लेना, यह एडवाइजेबल नहीं है। क्योंकि और भी अदर कंट्रीज है जहां का टीचिंग मीडियम इंग्लिश है, वहां गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं और इससे कम बजट में और कम पोस्ट ड्यूरेशन में, तो फिर फिलीपींस में क्यों? एक दूसरा, यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रमोट किसी कंसल्टेंट या एजेंट के द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर कंट्रीज, किसी भी कंट्री के कंपैरेटिवली यहां पर उनका जो बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, यानी वो ज्यादा होता है। क्योंकि बीएस प्रोग्राम की 80% फीस उनके पॉकेट में इंक्लूड विद द कंसल्टेंसी चार्ज जाती है। दूसरा, आपको ये कहूंगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ साथ आपकी तैयारी भी नीट की चल रही थी, तब तो आप एनमेट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एनमेट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराइए, उसका टेस्ट दीजिए और उसको क्वालिफाई करके एमडी प्रोग्राम में एडमिशन ले लीजिए। लेकिन अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है और एनमेट की नीट की आपकी तैयारी नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, तो इतना आसान नहीं होगा कि आप एनमेट का एग्जाम दीजिए और जाकर के आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप स्टडी साइकिल जो प्रिपरेशन साइकिल है उसमें आप नहीं है, आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है। तो सिंपल ग्रेजुएशन आपका एनमेट एग्जाम को क्लियर करने का कोई तरीका नहीं है। उसमें क्या होगा कि आप फिलीपींस जाएंगे और आप 70 to 75 80,000 रुपीज फालतू में इन्वेस्ट कर दोगे। नाउ द थर्ड, कोई भी कैंडिडेट आप इस तरीके से प्लान मत कीजिए कि आपने 11th 12th कर लिया है तो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए और आप एनमेट की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर फिलीपींस में के जाने की तैयारी करने के लिए आप यहां पर एनमेट की कोचिंग ले रहे हो। दिस इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल। अगर इंडिया में रहना है और 3 साल दे रहे हो तो नीट की तैयारी करो, और अगर आप 3 साल के लिए प्रिपरेशन ही कर रहे हो तो फिर कई सारी अदर कंट्रीज है, इटली है, आप इटली के लिए प्रिपरेशन करो, आईमेट का टेस्ट दो, आप जर्मन के लिए प्रिपरेशन करो, जर्मन में आप A1 A2 B2 लैंग्वेज सीखो, कई सारी चीजें हैं वो आप सीखो। आप एनमेट का टेस्ट देने के लिए आप ग्रेजुएशन में एंट्री मत लीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में एंट्री लीजिए, नीट की पढ़िए और एनमेट की पढ़िए, ये कुछ भी नहीं होने जा रहा है। 3 साल के बाद आप गोल गोल घूमेंगे। तो फोकस जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट होना चाहिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई 30% कैंडिडेट रिटर्न एवरी ईयर फ्रॉम फिलीपींस? होता क्या था कि 2017 से पहले फिलीपींस जाने का ट्रेंड बहुत ज्यादा नहीं था। फिलीपींस क्या, किसी भी कंट्री जाने का ट्रेंड ज्यादा नहीं होता था, क्योंकि पहले जब AIPMT होती थी 2012, 11, 10 में, तब जो बाहर जाने वाले जो बच्चे होते थे वो बहुत कम होते थे। तो उससे पहले जो BS में फिलीपींस के अंदर में जो एडमिशन होता था वो MBBS में जितनी सीट होती थी उतनी भी नहीं होती थी, उससे बहुत कम होते थे। तो वहां पर BS के बाद MBBS में एडमिशन लेना बहुत आसान होता था। लेकिन अब क्या है, अब BS प्रोग्राम के अंदर में इनरोलमेंट बहुत ज्यादा कराया जाता है, क्योंकि कंसल्टेंट को या किसी भी जो फिलीपींस भेजते हैं उनको BS में नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, तो उनका बेनिफिट और उनके जो इनकम है वो ज्यादा है। अब BS के बाद जब एनमेट का एग्जाम देते हो तो इनमेट के एग्जाम देने के बाद आपके अगर सिलेक्शन हो गए, अच्छे मार्क्स मिल गए, तब तो ठीक है, वरना कई सारी यूनिवर्सिटी वहां पर ऐसी है आपके कम भी मार्क्स हैं और आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सिचुएशन में हो, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। आप 1.5 साल 2 साल में 10 से 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होते हो और उसके बाद आपको जो वहां पर CD टाइप ग्रेड का, जिसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कई तरह के कॉलेजेज हैं, उसके अंदर में भी एडमिशन लेकर के कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है कि अगर आपके जिसके सीटें MBBS में नहीं भरती है, अगर आपने एनमेट क्लियर भी नहीं किया तो वो आपको एडमिशन इनरोल करा देते हैं और बोलते हैं 3-4 साल में कभी भी एनमेट पास कर जाना और उसको क्वालिफाई कर जाना। लेकिन ये अच्छी यूनिवर्सिटीज में नहीं होता है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। सो आफ्टर 2 years ऑफ इन्वेस्टमेंट और 10 लाख रुपीज आपके इन्वेस्ट होने के बाद अगर आप उसके अंदर में कोई अच्छा कॉलेज या अच्छा स्कोर करके नहीं अगर आपको मिलता है,
तो आपके लिए जो 2 साल की जो बीएस की जो डिग्री है वो इंडिया में कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उस डिग्री की इंडिया में कोई वैल्यूज नहीं है। तो कई सारे बच्चे अदर कोर्सेस में, फार्मेसी में, डेंटिस्ट्री में भी वहां पर कुछ 1-2% है जो एडमिशन लेकर के कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कुछ लोअर स्टैंडर्ड ग्रेड के जो कॉलेजेज है उसमें भी लेकर के एडमिशन ले लेते हैं। तो ये इसकी सच्चाई है और रियलिटी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैलेंज लेने को तैयार हो, आपके नीट के अंदर में स्कोरिंग बहुत अच्छी है, आपके 12th के अंदर में स्कोरिंग बहुत अच्छी है, तभी आप जो है इस कंट्री में बीएस प्रोग्राम के लिए एनरोलमेंट के लिए सेलेक्ट करें। सेकंड, अगर आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ नीट की तैयारी चल रही है, आपने थ्रू आउट एक टारगेट बनाया है और उसके बाद आपने वहां पे अच्छा स्कोर किया है, तभी आप डायरेक्ट एनमेट में जाकर के एनरोल करा करके एडमिशन लीजिए। थर्ड, आप ये गलती बिल्कुल मत करिए कि आप मिक्सअप हो जाइए। आप यहाँ पे नीट की भी तैयारी करिए, ग्रेजुएशन भी पढ़िए और एनमेट की तैयारी करिए। 3 साल का इंडिया में कोई प्रोग्राम, आप कोई कोचिंग पकड़ लीजिए। ये इसमें आप अपने आप को मिक्सअप मत कीजिए, क्योंकि 3 साल इधर देने का कोई फायदा नहीं होगा। उससे बेटर है, कई सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे डायरेक्ट एडमिशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसके एमसीआई पासिंग रेट है, वहां पे जाइए और वहां पर भी एडमिशन आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा फिलीपींस से प्यार है, आपको वहां का कोर्स स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, वहां का मॉडल अच्छा लगता है, यूएसएमएलई, कई सारे लोग बोलते हैं कि यूएसएमएलई पैटर्न ऑफ टीचिंग स्टाइल है, बिल्कुल बकवास है। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। हर कंट्री का अपना अपना टीचिंग मेथोडोलॉजी है, वो उसी को फॉलो करती है। हाँ, इंग्लिश मीडियम है, इसमें कोई शक नहीं है। जो फूड कल्चर है वो इंडियन है, वो आपको मिल जाता है। तो एवरीथिंग, बाकी जो सारी चीजें हैं वो रहने के, खाने पीने के तौर तरीके के, वो आपको मिलता जुलता है। इंडियंस वहां पर काफी हैं, तो उसमें आपको कहीं परेशानी नहीं होती है। तो इतने सारे मेजर चैलेंजेस को अगर आप ले सकते हो, तो आपको यह डिसाइड करना है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी और उसका जो पावर है वो अपने अपने तरीके से डिसाइडेड है। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि ऑरेंज के अंदर में विटामिन कौन सा है, बनाना के अंदर में क्या है और एप्पल के अंदर में क्या है। तो आपको कौन सी डेफिशिएंसी है और आपको विटामिन सी चाहिए, पोटेशियम चाहिए, आयरन चाहिए, या आपको विटामिन ए चाहिए, यह आपको पता है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए, क्योंकि बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है और लास्ट बॉल है और 6 मारना है। तो आपको समझना है कि अब आप बाउंसर डालेंगे, यॉर्कर डालेंगे या नो बॉल डालेंगे। सो डिसाइड वाइजली कि आपको करना क्या है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ये पूरा डिटेल डिस्कशन है। कोर्स ड्यूरेशन को भी लेकर के जो 1 साल का डाउटफुल, इंटर्नशिप को लेकर के जो भी 1 साल का डाउटफुल है, वो आप किसी के बहकावे में मत जाइए। एमसीआई के पास भी आप अगर आप फोन पर कुछ बोलते हैं, आस्क देम इन रिटन एंड एनी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ इफ इट इज अवेलेबल और नॉट, क्योंकि वो भी काफी कंफ्यूजिंग है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने फ्रेंड्स, ग्रुप्स और सर्कल्स में इसको सर्कुलेट करते रहिए और बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ, क्योंकि सच बताते हैं सिर्फ हम। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।